हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज अभी मैं लास्ट डे है हमारा पोर्तो में, तो मैं थोड़ा वॉक के लिए आ गया था यहाँ मार्केट में। तो मार्केट तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, सारे पॉइंट्स हैं वो घूम लिए हैं। आज भी हम बीच पे गए थे, उसके बाद ऐसे ही घूमे थे पूरे पोर्टो में रैंडमली। तो अभी शाम के टाइम पे कल सुबह हमारी फ़्लाइट है वेनिस के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे घूमूँ थोड़ा सा, और घूमते घूमते आप लोगों के साथ मेरी जो जर्नी है यहाँ की वो शेयर करूँ। तो जो मैंने पूरा ट्रिप बनाया था यूरोप का, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंक्लूड थी और टाइम भी इसका समझ लो करीब 1 महीने के आसपास का मैंने बनाया था। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कितनी बार मुझे प्लान है वो चेंज करना पड़ा। खुद से प्लान करते हैं तो ट्रिप की आपको देखो अच्छी चीज़ें तो दिखती होंगी, लेकिन इसकी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, क्या क्या मेंटल टेंशन होती है, कितना पैसा आपका सोचा नहीं होता वो लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो रियलिटी चेक है घूमने का, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कराना चाह रहा हूँ। तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा घूमता चलता हूँ और आपके साथ पूरी स्टोरी है मेरी इस ट्रिप की वो शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ वो तो मेरे साथ वैंकूवर एयरपोर्ट पे ही हो गया। मैं वैंकूवर से पूरा प्लान करके गया था। मैं कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हूँ, PR है मेरे पास। तो हमारे लिए यूके में क्या होता है कि PR है आपके पास तो 2 दिन तक आप स्टे कर सकते हो यूके की किसी भी लोकेशन पे। बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास एक तो कैनेडियन PR है, और दूसरा यूके से अगली डेस्टिनेशन कहाँ है वहाँ का आपके पास वीज़ा होना चाहिए, फ़्लाइट्स वगैरह बुकिंग होनी चाहिए, वो सब मेरे पास थी। और इसी बेसिस पे मुझे स्विट्ज़रलैंड ने वीज़ा इशू किया था, शेंजन वीज़ा। तो अब वो उसके लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो देख सकते हो। लेकिन मेन चीज़ थी, पर ये जैसे ही मैं वैंकूवर एयरपोर्ट पे पहुंचता हूं, वहाँ पे मुझे वेस्टजेट ने चेक इन करने से मना कर दिया। उसके मैनेजर से भी बहस की, मैंने सारे प्रूफ्स दिखाए कि मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए और ये तो इमिग्रेशन वाला काम है, तो आप क्यों इस चीज़ में अड़ंगा अड़ा रहे हो। लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और मेरा ट्रिप वहीं पे ही कैंसिल होता देखा। मतलब शुरू होने से पहले ही लगा कि भाई ख़त्म हो गया, इतने सारे पैसे जो लगाए हैं वो सब मिट्टी में डूब गए। तो फिर हमने क्या किया, बैठे बैठे वहीं पे एयरपोर्ट से ही चेक किया कि भाई नेक्स्ट अभी इंस्टेंट फ़्लाइट कौन सी मिल सकती है जो डायरेक्टली शेंजन वाले एरिया में उतरे यूरोप में, है ना। तो फिर हमें एक फ़्लाइट मिली जो हमने अर्जेंटली बुक करवाई। करीब 2 लाख रुपए हमारे और वहाँ पे लग गए। तो ऐसे करके मैं पहुँचा रोम में। तो पहला जो झटका लगा इस ट्रिप का, प्लानिंग का मैं बता रहा हूँ कि कितनी जगह मुझे प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। तो पहली प्लानिंग तो ये थी जहाँ पे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा 2 लाख रुपए का, और फाइनली हम पहुँच गए रोम। तो मेरे पीछे आपको दिख रहा है क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है, बड़ा धुंधला धुंधला सा हो रहा है, अभी शाम का टाइम है। तो मेरा दूसरा जो सेटबैक था वो लगा मुझे वेनिस में जाके। कैसे, हमारा प्लान था सबसे पहले रोम में था, रोम में हम घूमे, हमारे रोम में 4 नाइट का स्टे था। उसके बाद हमारा प्लान था कि फ्लिक्स बस चलती है यहाँ पे यूरोप में, तो फ्लिक्स बस से हम चले जाएंगे वेनिस। और वेनिस से मैंने कार रेंटल की हुई थी, उसको पेमेंट किया हुआ था मैंने, और मेरा प्लान था, मैंने उसको बताया भी हुआ था ईमेल करके कि मेरा ये इन कंट्री में मैं जाने वाला हूँ, ऐसा है। और जैसे ही मैंने कॉल किया वहाँ पे वेनिस में पहुँच के कि भाई मुझे कार पिक करनी है आज, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम बुडापेस्ट जा रहे हो, पराग जा रहे हो, वहाँ ईस्टर्न यूरोप में हम अलाउ नहीं करते, वहाँ पे तुम मेरी कार है रेंट की नहीं चला सकते। अब यार मेरा प्लान ही ईस्टर्न यूरोप का था, वहाँ की कंट्रीज़ इंक्लूड थी, 3-4 कंट्री थी ईस्टर्न यूरोप की। तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैं होटल वगैरह तो बुक कर नहीं सकता। फिर मैंने कार रेंटल वाली कंपनी से बात की जहाँ से हर्ट से बुक की थी मैंने, तो फिर उसको रेंटल को कैंसिल करवाया और इंस्टेंटली मेरा अगला था स्लोवेनिया में लुबियाना उसकी कैपिटल है, तो वहाँ के लिए मुझे जाना था। तो फिर मैंने क्या किया, फिर इंस्टेंट फ्लिक्स बस अगेन वेनिस से लुबियाना की करवाई, और आगे का जो पूरा ट्रांसपोर्ट था फिर मुझे सोचना पड़ा लुबियाना में बैठ के कि पूरा कैसे करना है, क्योंकि मेरा प्लान तो था कि पूरा ही कार से घूमेंगे और वापस वेनिस में ही आके मुझे कार दे देनी है, तो ट्रांसपोर्ट मेरा पूरा कार से होना है। लेकिन फिर मुझे पूरा प्लान करना पड़ा कि लुबियाना से आगे फ्लिक्स बस करवाई मैंने बुडापेस्ट से पराग के लिए फ़्लाइट करवाई। फिर आगे का जो भी था पूरा ट्रिप का 1 महीने का पूरा मैंने फ़्लाइट्स और बस वहाँ पे जाके बुक की। तो ये था दूसरा झटका इस ट्रिप का, जहाँ पे खर्चा भी मेरा बढ़ा, टेंशन भी बढ़ी, और मुझे फ़्लाइट्स भी देखनी पड़ी, क्योंकि अगर या तो मुझे डेट आगे पीछे करनी पड़ी, और नहीं तो जिस रेट पे भी फ़्लाइट अवेलेबल थी वो मुझे बुक करनी पड़ी। तो ये भी यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। देखो अभी क्रिसमस मार्केट है यहाँ का, पोर्तो का, किस तरह से सजा हुआ है पूरा। तो क्रिसमस के टाइम पे एक अलग ही रौनक होती है पूरे ही यूरोप में। अच्छा, तीसरा जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ मुझे बुडापेस्ट में जाके। अब बुडापेस्ट हम पहुंच गए,
अब वहाँ पे पहुँचते ही मुझे पता चला कि ऑस्ट्रिया में था हमारा अगला प्लान, वियना जाना था। तो ऑस्ट्रिया वालों ने तभी लॉकडाउन लगा दिया। अब ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लगा दिया। ऑस्ट्रिया में थी हमारी 3 नाइट्स। अब 3 नाइट का मुझे प्लान करना था कि भाई अगर ऑस्ट्रिया तो जाने नहीं देगा टूरिस्ट को, तो अब वो 3 नाइट कहाँ पे बितानी है, और उसके हिसाब से मुझे पूरा आगे का प्लान भी चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो फिर वहाँ पे हमने क्या किया, एक दिन हमने बुडापेस्ट बढ़ाया, पराग को 2 दिन प्रीपोन किया। तो ऐसा करके हमने वहाँ पे काम चलाया। लेकिन उसके चक्कर में क्या हुआ कि मेरी जो फ़्लाइट थी, अब फ़्लाइट वो कैंसिलेशन था नहीं, पराग के लिए मैंने बुडापेस्ट से फ़्लाइट करवा रखी थी। तो उस फ़्लाइट को भी फिर मैंने उसमें कैंसिलेशन फ़ी देनी पड़ी उसकी, और नेक्स्ट डे जब जाना था पराग, मतलब 2 दिन पहले, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़े। तो ये भी यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो बड़ी तगड़ी है, तो वो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ पहले घूमते घूमते, फिर मैं किसी जगह रुक के आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वही, वो बड़ी तगड़ी थी, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट था घूमने का वो था स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड की जो होटल थी वहाँ से मुझे मैसेज आता है कि आपका जो, अगर आप पराग जा रहे हो तो पराग वालों के लिए स्विट्ज़रलैंड ने एक लिस्ट जारी की है कि जिन्होंने पिछले 14 दिन में पराग विज़िट किया है वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं आ सकते। तो अगर आपकी लिस्ट में पराग है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे आपको एंट्री नहीं दे सकते। अब ये प्रॉब्लम हो गई। उस टाइम पे मैं पराग में ही था, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैं झूठ बोल दूँ या फिर है ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो भी सही बात नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे अब और वहाँ स्विट्ज़रलैंड में हमारा प्लान था वो था 5-6 दिन का। तो अब मुझे ये टेंशन होने लग गई कि आगे के 5-6 दिन का क्या करना है। और मैं वहाँ पे पराग में अगले दिन की मेरी फ़्लाइट है स्विट्ज़रलैंड की, और फ़्लाइट भी ईज़ीजेट से करवाई थी। तो एक चीज़ अच्छी है ईज़ीजेट की कि उन्होंने ऐसा कर रखा है कि आपको कैंसिल तो पैसे तो रिफ़ंड नहीं होंगे, लेकिन आप और किसी फ़्लाइट ईज़ीजेट की है वो करवा सकते हो, और जो भी एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। अगर फ़्लाइट कम की है तो आपकी सेम रेट में हो जाएगी। तो फिर मैंने रात को बैठ के, एक दिन बचा हुआ था पराग में, तो उस दिन पराग में बैठ के हमने पूरी आगे की प्लानिंग की कि 5-6 दिन है, करना क्या है। तो फाइनली पूरा करके, फ़्लाइट्स वगैरह की रेट देख के, होटल्स वगैरह की रेट देख के, पूरी प्लानिंग करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे, तो हमको कहाँ जाना चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बुडापेस्ट में भी और पराग में टेम्परेचर बहुत कम था। आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा, मेरे टेम्परेचर था वो था 1 डिग्री, 0 डिग्री। पराग में तो बर्फ़ भी पड़ रही थी। तो मेरे साथ रेयान है, वो छोटा बच्चा है अभी, उसको सर्दी इतनी झेली नहीं जाती। और क्या, कनाडा में रहते हैं वहाँ भी ठंड पड़ती है, लेकिन वहाँ पे पूरा हीटिंग सिस्टम रहता है। यहाँ पे घूमना था खुले में तो मुश्किल होती है, सोना में उसको भी मुश्किल होती है थोड़ी ठंड में उसको निकलने में। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि यार पूरे दिन में से हम 3-4 घंटे घूम पा रहे थे ना। 2 घंटे निकल गए, फिर बैठ गए आके होटल में, फिर 2 घंटे निकल गए, धूप आ रही है तो, या फिर थोड़ा मौसम सही है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो निकल गए। बाकी टाइम जैसे ही थोड़ी सी भी शाम हो रही है हम वापस आ जाते थे। तो ना हम नाइट एंजॉय कर पा रहे थे, ना हम अर्ली मॉर्निंग एंजॉय कर पा रहे थे। तो बस थोड़ा सा ही टाइम हमारे पास बच रहा था। तो मैंने सोचा यार अगर ट्रिप को फुली एंजॉय करना है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, गर्म रहता हो। तो ये चीज़ मैंने देखी, और यूरोप का हमारे पास वीज़ा है तो ऑब्वियसली हमको यूरोप में से ही चूज़ करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना जो स्विट्ज़रलैंड के हमारे 5-6 दिन हैं उनको मैं डाइवर्ट करके लगा दूं साउथ की साइड, यानी स्पेन, पोर्टुगल और फ्रांस का जो नीचे का साइड है, नीस वगैरह, यहाँ पे। फिर हमने ऐसा ही किया, आगे का पूरा प्लान बनाया और हमने बार्सिलोना, नीस जो कैंस है, वहीं पे मोनाको कंट्री भी है उधर ही, और आगे पोर्टुगल, पोर्टो। तो इस चीज़ का प्लान बनाया। तो ये 3 कंट्रीज़ का प्लान इस तरह से आया हमारे दिमाग में। ये देखो गुच्ची स्टोर की कितनी बढ़िया डेकोरेशन हो रही है, और बीच में देखो ऊपर अभी कबूतर उड़ रहे हैं और बीच में चांद है। मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब एडिटिंग की है ना, ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा पूरी चीज़। चांद भी दिख रहा है, कबूतर उड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसी मस्त डेकोरेशन हो रही है। पूरा मार्केट ऐसा सज रहा है, मतलब इस तरह की क्रिसमस का जो मंथ है मैंने कहीं पे नहीं देखा। ये मेरा जो ट्रिप रहा है यूरोप का, इसने मतलब क्रिसमस की रियल फील दी है मुझे कि पूरा क्रिसमस का मंथ है वो यूरोप में कैसा रहता होगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमको आई वो आई पोर्तो में आके। अब यहाँ पे पोर्तो में ही हूँ, तो प्रॉब्लम कैसे आई कि मैं नीस में था, नीस से हमको आना था पोर्तो, फ्लाइट वगैरह सब बुक की थी। और यहाँ पे विद इन द यूरोप क्या हो रहा है कि आपको टेस्ट नहीं करवाना पड़ता कोविड का कोई भी।
आपके पास बस वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ़्लाइट की टिकट होनी चाहिए, पासपोर्ट्स वगैरह होना चाहिए और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म होता है, वो भरना होता है हर कंट्री का। तो वो सब हमने कर दिया था, हम आ गए, हमने सामान भी दे दिया और जैसे ही हम एंट्री करने वाले थे ना फ़्लाइट में, बोर्ड करने वाले थे, तभी उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं है तो तुम्हें एंट्री नहीं मिल सकती। मैंने बोला ऐसा तो कुछ मेंशन था ही नहीं। उन्होंने बोला कि अभी कल ही इन्होंने पोर्टुगल ने ये नियम निकाला है कि कोई भी कंट्री हो, भले विद इन द यूरोप हो, वहाँ से भी आ रहे हो और आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिल सकती। अब मेरा सामान पूरा अंदर चला गया था, मेरा सब कुछ, फ़्लाइट बुक थी, मेरा पूरा होटल बुक था, सब कुछ बुक था, मेरा प्लान पूरा ख़राब होता हुआ दिखा मुझे। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की और मैंने बोला भाई इजी जेट में जब हमने सामान डाल रहे थे तभी बोल देते तो मैं फटाफट से एयरपोर्ट से ही करवा लेता, आधा घंटा ही लगता है एंटीजन को होने में, तो रैपिड को। तो फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, हमारे साथ बच्चा भी था तो कम से कम उसने थोड़ा उस चीज़ को कंसिडर किया और हमें एंट्री दे दी। पर बोला कि हम तो यहाँ पे एंट्री दे रहे हैं लेकिन पुर्तगाल में फिर वो निकलने नहीं देंगे एयरपोर्ट से जब तक तुम टेस्ट नहीं करवाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल थी। तो वही हुआ, हम यहाँ पे आए तो पुलिस ने फिर रोक लिया, वहाँ पे पुलिस थी तो उसने वो सीधा इनका जो पोर्टो का था कोविड सेंटर, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे हमारा रिपोर्ट हुआ दोनों का, तो लकीली रिपोर्ट है वो सही आया, सब कुछ पॉजिटिव हुआ। फिर हमने जाके सामान कलेक्ट किया और होटल पे आए, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो जो लास्ट प्रॉब्लम हमें इस ट्रिप में हुई है वो ये हुई है कि हमने बुकिंग करवा ली एम्स्टर्डम से, जाते टाइम भी हमारा लंदन से था, तो हमने सोचा कि यार वही सेम प्रॉब्लम नहीं हो जाए जो शुरू में आते हुए हुई थी। तो हमने क्या किया, फटाफट से एम्स्टर्डम से वैंकूवर के लिए जो भी फ़्लाइट मिल रही थी सस्ती सी, वो बुक करवा ली। अभी हमें यहाँ पे पोर्टो में फ़ील हो रहा था कि यार, और वो हमें बहुत महंगी भी पड़ी थी, कैनेडियन डॉलर में करीब 2700 कैनेडियन डॉलर की पड़ी। तो अगेन वो भी करीब 1.5 लाख के आसपास तो था ही। तो अभी फिर क्या हो रहा था, पोर्टो से हम देख रहे थे, पोर्टो आए थे और हमारा मन भी अभी ऐसा हो गया था घूम घूम के, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ट्रिप है वो करीब 25 दिन का हो चुका है अभी तक। तो आगे के 4-5 दिन और बचे हुए हैं। लेकिन एम्स्टर्डम में अभी क्या है, वो ओमिक्रॉन वायरस है, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम सोच रहे थे यार स्किप कर देते हैं एम्स्टर्डम को, और यहाँ पोर्टो से डायरेक्टली कनाडा की एक फ़्लाइट मिल रही थी, वो सस्ती भी मिल रही थी। मतलब वो हमें मिल रही थी करीब $1000 तीनों के लिए। $1000 हो गए करीब 60,000 रुपये के आसपास बस। तो हमने सोचा कि यार वो फ़्लाइट बुक करवा लेते हैं, वो थोड़ा बढ़िया पड़ेगी। तो हमने एयरलाइन को कॉल किया, उसको कॉरिडोर करके है कोई, एम्स्टर्डम से जो पहले फ्रैंकफर्ट ले जा रही थी, फ्रैंकफर्ट से टोरंटो और टोरंटो से फिर वैंकूवर। तो उसको कॉल किया, उन्होंने बोला भाई हम बजट एयरलाइन है, हम जो भी बुकिंग करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो इसमें कुछ भी पैसा आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो और अब इस केस में यही हो गया, अब हमारे पास कोई चांस बचा नहीं, क्योंकि इतने पैसे हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं और अभी और ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर हमको पूरा प्लान है वो एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। यहाँ से वेनिस जाएंगे, वेनिस से फिर एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम से वापस हम वैंकूवर फ्लाई करेंगे। अभी कनाडा ने भी नए नियम निकाल दिए हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आते टाइम एक तो RT-PCR होना ही चाहिए, प्लस वहाँ पे भी रैंडमली रोक के चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो टोरंटो तक तो ठीक है, लेकिन टोरंटो पे अगर उन्होंने हमें रोक लिया और कुछ सैंपल वैम्पल के लिए रख लिया, जब तक रिज़ल्ट नहीं आए तब तक हमें वहीं पे रुकना पड़ गया, उस केस में हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट भी मिस हो सकती है, क्योंकि उसमें बस 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंस है जो वैंकूवर जा रही है। तो होपफुली वो सही हो जाए। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, या इसका मतलब ये दिखाना नहीं है कि भाई कितनी फेलियर हो सकते हैं। अभी देखो कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम पे कुछ भी गारंटी नहीं है, कौन सी कंट्री किस दिन क्या रूल चेंज कर दे कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आपको ट्रैवल करना है और खुद से ट्रैवल करना है, खुद से सारे प्लान बनाने हैं, तो बस पॉजिटिव साइड मत देखो। बस ये मत देखो कि मैं यहाँ पे अभी पोर्टो में बैठा हूँ और क्रिसमस का पूरा मार्केट है वो एंजॉय कर रहा हूँ। ये तो इसका प्लस पॉइंट है, ये तो सबको दिखता है। लेकिन थोड़ा सा जो इसका रियलिटी चेक वाला पॉइंट है वो ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके लिए भी तैयार रहना है। पैसा भी बहुत खर्च होता है, पैसा भी तुम्हारा अगर बजट बना के जाए, मेरा बजट था, मैं सोच रहा था 7-8 लाख में शायद ये पूरा ट्रिप बन जाएगा, पर मुझे अभी लग रहा है कि 10 लाख से भी क्रॉस मेरा बजट है वो पूरा कर गया है इस ट्रिप का। तो खर्चे हैं, उनका कुछ कह नहीं सकते। ये चीज़ें सब चेंज होती रहती हैं, खुद से करते हो तो कैसी कंडीशन आ जाए उस हिसाब से सोचना पड़ता है।
तो ये था मेरा इस ट्रिप का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी जर्नी पसंद आ रही होगी इसकी। अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।